नमस्कार मित्र हो, मैं चंद्रशेखर। आज हम हमारे राशि चक्र विश्लेषण की जो हमारी संभाषण चालू है, हमारी चर्चा चालू है, इसके द्वितीय सत्र की बात करेंगे। पहला तो हमने देखा है कि वो इस मार्ग पे कैसे चलना, तो इसलिए मैंने उसे राशि चक्र विश्लेषण मार्ग ऐसा नाम दिया है ताकि वो आसान समझे। पाथ बोलते हैं ना अंग्रेजी को, उस प्रकार से मैंने हिंदी में उसका मार्ग किया। तो हमने एक देखा कि लग्न को क्या कारण है कि हमें लग्न पहले तय कर लेना पड़ता है। कोई भी राशि चक्र आने के बाद हमारे पास सहसा मैं तो चाहूंगा कि जातक आपके सामने रहे ताकि आप उसे देख सकें। परंतु महत्व यह है कि ये राशि चक्र या ये जो उन्होंने हमें जन्म का समय दिया है, जगह दी है, तारीख दी है, ये सही है कि नहीं। कई बार इसमें गलती हो सकती है। जन्म जैसा बालक का होता है, उस वक्त की स्थिति इनको मालूम होगी, वो समझ सकते हैं कि हम कितना भी बोले कि हमने बिल्कुल सही समय का अंकन किया है, पर वो ऐसा होता नहीं है, सहसा नहीं होता, बहुत ही कम जगह ऐसा हो सकता है। तो ऐसा यदि है तो हम यदि हमारे पास जो हम समझो कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसका ऊपर का पन्ना अलग है, अंदर का माल ही अलग है, तो वो किताब से आप भलते वो चीज़ तो समझोगे नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इसे समझिए। तो हम पहले लग्न उसका तय कर लेते हैं। अब लग्न करने के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या करना, ये एक महत्व की भूमिका आ जाती है। तो मुझे ऐसा याद है कि मैंने जब मेरे पिताजी को पूछा था कि भाई कोई भी राशि चक्र का विश्लेषण कैसा करना, शुरुआत कहाँ से करना, तो उन्होंने कहा था मुझे कि पंचम और नवम भाव से कीजिए। अब ये पंचम और नवम भाव क्यों, ये तो उस वक्त तो मैं युवावस्था में था, युवावस्था से भी बचपना ही था, ऐसा समझ लीजिए। मैं ज़रा जल्दी शुरू किया पढ़ना, मुझे पढ़ने का शौक था। परंतु पिताजी ने कहा कि आप सोचो क्यों, तो फिर मैं सोचने लगा। फिर मेरे एक चीज़ ख्याल में आ गई, वो ये है कि ये जो लग्न भाव है, ये हमारा पूरा व्यक्तित्व दर्शाता है। हमारे शरीर से लेके गठन वगैरह से लेके हमारे सोच, हमारा व्यक्तित्व, ये यदि लग्न भाव दिखाता है, और ये जो बाकी विविध भाव जो हैं, है ना, ये क्या दर्शाते हैं और किसके दृष्टिकोण से दर्शाते हैं, इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं पांचवें और नौवें भाव पे आऊँगा, उसका क्या महत्व है, पर पहले हम ये समझ लें, क्योंकि ये कई बार समझा नहीं जाता। होता ऐसा है कि भाई द्वितीय भाव जो है ये धन स्थान है, कुटुंब का स्थान है। इस कुटुंब को जातक क्या समझता है वो वहां दर्शाया जाता है, इसे कृपया समझ लीजिए। या तृतीय भाव है, तृतीय भाव ये भ्राताओं का, भगिनी का भाव है। ये आपको सबको मालूम है, विदित ही है, आप लोग विद्वान हो। वैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि एक आदि हम जब दृष्टि किसी चीज़ पे डालते हैं, खासकर कुछ गहन विचार करने को जाते हैं, तो कोई हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है कुछ समय के लिए, मालूम होने के बाद भी। तो इसलिए मैं इतना बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तृतीय भाव है। अब ये तृतीय भाव में फर्ज कर लो कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, तो जातक के लिए तो उसका अनुज जो है वो शायद अच्छा नहीं होगा, या झगड़ालू होगा, या बहुत सोचने वाला होगा, शनि वगैरह के समान हो, कुछ भी बात जल्दी न बताने वाला होगा। राहु होगा तो उसको लगेगा शायद ये अपने मन की बात नहीं बता। ये किसे लगेगा, ये जातक को लगेगा। वो तृतीय भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि होने से हो सकते है कि वो उस भ्राता से उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। ऐसा तो सभी भ्राता और भगिनों का भाव वो है, पर सहसा अनुज का ज़्यादा है, या अनुज होगा ही नहीं। परंतु हमने ये भी देखा होगा कि जातक का उसके अनुज से संबंध बुरा होगा,
परंतु वो अनुज फिर भी जातक से अच्छे ही संबंध रखने की कोशिश करेगा, ये भी हमें दिखता है। तो वो देखने के बाद में वो अनुज या समझो चतुर्थ भाव है तो माता ये अच्छी है या बुरी है, ये जब हम बोलते हैं तो वो जातक के दृष्टिकोण से बोलते हैं, इसे आप ख्याल रखें। वरना हम सब गलती, क्योंकि हमें आखिरी में हमने देखा है कि लग्न की महत्ता है, लग्न को हमें निश्चित करना है कि यही लग्न है। और शायद मैंने पहले भी कहीं कहा होगा कि त्रिकोण के ग्रह या त्रिकोण के भाव, ये जो उसका शीर्ष बिंदु रहता है, जैसे हम अंग्रेजी में अपेक्स कहते हैं, त्रिकोण तो 3 कोण है, उसमें के 2 दूर है, जैसा पंचम नवम है तो उसका शीर्ष स्थान एकादश प्रथम भाव है, तनु भाव है, तो इस पे अपने प्रभाव डालते हैं। इसलिए कई बार आपको व्यक्तित्व से या उसके वो दिखता कैसा है, हिलता है डुलता है नहीं करता, इस पर से हो सकता है। खैर ये हिलता डुलता तो शायद इसमें नहीं आएगा, परंतु जो आप समझ रहे हैं लग्न, उससे त्रिकोण का भी लग्न हो सकता है। अब इसे हम कैसा समझें? तो इसे समझने के लिए भावों को हम, पहले तो हमने शायद बात की है भाव के बारे में, आगे भी हम करेंगे। एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में होता है तो क्या होता है आदि, जैसा जैसा मुझे समय मिलते जाएगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर 2 हफ्ते से एक न एक कुछ आपके सामने मैं पेश करूँ, ताकि आप उसमें से समझने का प्रयास। और ये जो भी है ये मेरी समझ है, ये गलती होगी तो गलती मेरी है, ये समझ यदि गलत होगा तो मेरी समझ गलत है, इसे कृपया ध्यान में रखिए। तो अब होता क्या है कि या पत्नी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है या मेरी पत्नी बहुत बुरी है, ये जातक का विचार है। वो पत्नी का क्या या पति का क्या विचार है ये हमें नहीं मालूम, उसका विचार भिन्न भी हो सकता है ना। या पुत्र से, पुत्र अच्छा है ऐसा जातक को लगे और पुत्र अच्छा न हो, ये भी हो सकता है। इसलिए ये जो भी भाव है ये जातक के दृष्टिकोण से वो क्या है, इसे समझ लीजिए। ये समझने के बाद में आपको आसान हो जाएगा बहुत प्रमाण में कि ये लग्न है कौन सा। कभी कभी केंद्र का भी भाव का लग्न हो सकता है, केंद्र भाव भी हो सकता है। इसलिए केंद्र भाव हो सकता है कि वो परस्पर कारक हो जाते हैं, है ना। केंद्र के भाव एक दूसरे के परस्पर कारक हो जाते हैं। तो हमने समझा कि ये मेष लग्न है, वो कर्क भी हो सकता है। अच्छा, दोनों भी चर लग्न होने से उसका एक जगह बैठना या न बैठना या चंचल होना, ये सब प्रवृत्तियाँ सही रहेगी, है ना। इसलिए मैंने पहले बोला कि त्रिकोण में हो सकता है कि हम कभी कभी उसे पकड़ लें कि त्रिकोण में तो ये नहीं है, क्योंकि एक स्थिर होगा, एक द्विस्वभाव होगा और एक कोण चर होगा, ऐसे ही होगा कभी भी। पर वहाँ पर भी हम गलतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग दशाओं के आधार से और उस वक्त क्या हो रहा है इसको देख के भी लग्न तय करने की कोशिश करते रहते हैं। हम भी करते हैं, और खासकर गोचर के ग्रहों को देखते हुए उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसको देखते हुए हम करते हैं। तो इसमें हमारी गलती हो सकती है। इसलिए पहले तो लग्न को निश्चित करने के लिए हमें भावों को समझना है। ये भावों का जो भी उससे जो दर्शाया जाता है वो खासकर तो जातक के दृष्टिकोण से है। जैसा धन मेरे पास पर्याप्त है या नहीं, ये मेरा समझ है, ये मेरी समझ है। तो वहाँ धनस्थान अच्छा दिखेगा। हो सकता है कि आपके हिसाब से या कोई अरबपति होगा उसके हिसाब से तो वो धन कुछ भी नहीं है, वो तो गरीबी की रेखा के नीचे है। ऐसा है ना, हमारे यहाँ शायद पारसी जमातों में ऐसा है कि जो 50,000 से कम जिसका मासिक आय है उसे गरीब समझ के उसको वो रहने के लिए जगह वगैरह उनकी पंचायत फ्री देती है, फुकट में देती है ना। तो ये हर एक का धनाधिक्य होना या न होना ये वो जातक पे है। उसे आप पूछोगे तो बोलेगा मेरे को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके जब वो बाल था तब उसकी परिस्थिति खराब होगी उससे बहुत ज़्यादा, या ये समाधानी है, उसमें भी उसे समाधान है ना। तो धन क्या है, तो ऐसा कहते हैं कि विद्वानों के लिए तो उनकी बुद्धि उनका धन है ना। तो ये धन को भी, इसलिए भावों को जब हम देखते हैं या हम प्रश्न पूछते हैं लग्न को निश्चित करने के लिए, तो इसे ख्याल रखिए कि ये सब जातक के दृष्टिकोण से है।
कई बार एक बच्चे को पिता छोड़ देता है, दूसरे बच्चों को पालता है, ऐसा भी हुआ है ना। ये कैसा हुआ है देखो, आपको महाभारत में मालूम है कि कर्ण को तो छोड़ दिया था, है ना, बहा दिया था पानी में। तो इसे ध्यान रखिए। और फिर हम ये देखते हैं कि यदि चतुर्थ भाव है तो ये उसका शिक्षण भी है ना। कौन सा शिक्षण? उस दर्जे का शिक्षण जिसमें उसे कुछ न कुछ काम मिल सके। चतुर्थ के सामने ही दशम भाव है ना। इसे तो इस पर भी क्या हो रहा है यहाँ पर, गुरु ग्रह रहने से या तो वो उस प्रकार का काम करेगा, जो उसी प्रकार की शिक्षा लेगा जो वो ग्रह दर्शाता है, या वहाँ उसे तकलीफ हो सकती है। और ये तकलीफ भी उसके दृष्टिकोण से है, आपके नहीं। क्योंकि जिसे 100% मिलते होंगे उसको यदि 70% मार्क्स मिल गए, गुण मिल गए, तो उसे तो लगेगा कि बिल्कुल मेरा करियर खराब हो गया, है ना। तो इसे ये बार बार ध्यान रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है। और फिर कई बार लोग बोलते हैं कि देखिए आप ऐसा बोले, उस वक्त ऐसा बोले थे, तो एक तो मैं लिखा हुआ तो पढ़ता नहीं हूँ तो आपको पता है, परंतु तत्व समझ लेने से बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब यह प्रश्न ऐसा है कि ये योग नवम पंचम क्यों? पंचम भाव ये हम अनुभव से जो सीखते हैं, या हमें जो कम से कम जो शिक्षा है जिससे हमें कुछ काम मिल सकता है, हमारे दृष्टि से अच्छा, यानी जातक, मैं जब हम बोलता हूँ तो मैं जातक की दृष्टि से, वो चतुर्थ भाव है। तो पंचम भाव उससे आगे हमने खुद होके जो ज़्यादा का शिक्षण लेने की कोशिश की, जिसमें दुनिया भी हमें जो सिखाती है वो भी उसमें सम्मिलित है। तो ऐसे शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब ये अनुभव से यदि आप सीखें, इसलिए पिताजी ने शायद कहा था ऐसा, मैंने फिर सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आपको जो अनुभव आते हैं उससे आप सीखते हो या नहीं सीखते हो। यदि आप अनुभव से सीखोगे नहीं तो ये निश्चित है कि आपको जो भाग्य में लिखा है उतना मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा इसकी बात हम करेंगे। तो ये पक्का है। फिर पंचम से पंचम नवम भाव है, इसे धर्म भाव बोलते हैं, इसे भाग्य भाव भी बोलते हैं। मैं इसे धर्म की जो परिभाषा मैं समझता हूँ वो धारयति इति धर्म, या धारणा धर्म इत्याहु, इस अर्थ में मैं धर्म की परिभाषा समझता हूँ। जो धारण करने योग्य है, ऐसे जो भी कर्म है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म को आप अंग्रेजी रिलीजन से जोड़ने की कोशिश न करें। हिंदू धर्म में, क्योंकि ये हिंदुओं का शास्त्र है, तो ऋषि मुनियों ने किया हुआ है, तो धर्म की व्याख्या हर वक्त धारयति इति धर्मः या धारणा धर्म इत्याहु इति आहु आहु यानी कहा गया है। तो धारण करना, किसको धारण करोगे? आप अच्छी चीज़ों को धारण करोगे, आपका बर्ताव अच्छा। यदि आपको आप आपके कर्तव्य पार पड़े करेंगे तो कितना भी आपका राशि चक्र खराब भी है, खराब है यानी ज्योतिष की दृष्टि से या उस व्यक्ति की दृष्टि से वो देखेगा कि उसे उस प्रमाण में तकलीफें नहीं आएंगी जिस प्रमाण में हमें दिखती है। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ऐसा ही होगा क्या, ऐसा बोला जाता है, इसमें कुंडली में दिया ऐसा ही होगा, नहीं है, कर्म से उसमें फर्क आता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि आप कर्म करते जाओ, फल देने का अधिकार मेरा है, आपके कर्मानुरूप आपको फल प्राप्त होंगे। ये बोलने का कारण ही है कि हम इसे समझें। मेरा भाग्य खराब है, मेरे ग्रह खराब, ये बोलने की जगह है हमें ये देखना है कि ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं कई बार विषय से भटक जाता हूँ, उम्र में ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम बोल रहे थे पंचम और नवम भाव के बारे में। तो जिसे धर्म मालूम है उसे अनुभव से क्या होता है ये भी पता है, क्योंकि वो जब धर्म नहीं करता तो उसका उसे क्या परिणाम मिलता है उसे पता चल जाता है। और धर्म ये छोटे छोटे बातों में रहता है, हर चीज़ में हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ धर्म है। हम आज किसी से गली गुफ्तार करें, आज ही हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, कोई बहुत उसको समय नहीं लगता, अगला जन्म पिछला जन्म नहीं लगता उसके लिए, है ना। क्रियामण कर्म बोलते हैं उसे। तो जिसे जो अनुभव से सीखा है उसे धर्म समझ जाता है।
और जिसे धर्म समझता है वो अनुभव से समझने की क्षमता रखता है। पंचभाव को बुद्धि भी बोलते हैं। बुद्धि यानी भावना जहाँ नहीं है, भावना निकाल के जो बुद्धि रहती है, जो सच है दिखता है, वो भी पंचम भाव है ना। सत्य जो है तो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा कहा गया है ना। तो पंचम भाव है वो महत्व का, उसे मंत्र पद भी बोलते हैं, मंत्र भाव भी बोला जाता है। तो आप इसे समझ लीजिए। मंत्र का मतलब मंत्र का मतलब सलाह देना। सलाह कौन देगा? जो अनुभव से सीखेगा वही दूसरे को सलाह देगा, क्योंकि अनुभवी लोग जब सलाह देते हैं उसका फायदा होता है। तो इसे हम समझ लें पहले। तो इसलिए ये यदि दो स्थान बलपूर्ण है या शुभ ग्रहों से इन पे उनका प्रभाव है, तो नैसर्गिक है कि कुंडली के बाकी दोषों का काफ़ी प्रमाण में निराकरण हो जाएगा। इस अर्थ से शायद मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा था। वे डॉक्टर थे और उनका व्यवसाय तो डॉक्टर का था और ज्योतिषी का ज्ञान रखते थे। उनकी माताजी भी ज्ञान रखती थी। मेरी जो दादी थी उन्हें भी ज्योतिषी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो कहने का तात्पर्य है, परंतु वो व्यवसाय नहीं करते थे, उनका खुद का काम अलग था। जैसा मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेरा दूसरा काम भी करता हूँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा। तो विषय से न भटकते हुए अब फिर क्या देखना है? फिर देखना कि त्रिकोण और केंद्र का कुछ संबंध आ रहा है क्या, क्योंकि हम राशि विश्लेषण के बारे में, यदि केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति का कहीं पर भी संबंध हो तो कुछ न कुछ तो वो आपको, जिसे राजयोग बोलते हैं, वो देता है ना। और वो यदि केंद्र में ही बैठे हो या कोई त्रिकोण में ही जाके बैठ गए और उनका संबंध आ गया तो वो ज़्यादा प्रबल हो जाता है। अब राजयोग क्या है, इसमें भी कई बार गड़बड़ होती है। राजयोग यानी कोई सर पे ताज आपके रखने वाला नहीं है। ये अभी क्या है, डेमोक्रेसी का जमाना है ना, तो ताज नहीं रखेगा। परंतु राजयोग का अर्थ धन तथा अधिकार प्राप्त होना, इस अर्थ में राजयोग को समझिए। ये राजयोग जितना प्रबल होगा उतनी उसकी तीव्रता बढ़ते जाएगी, जितना दुर्बल होगा वो कम होगा। अब ये दुर्बल होगा तो आप यदि धर्म से काम करेंगे, श्रम लेंगे, तो हो सकता है कि इसको आप बढ़ा सकोगे, है ना। क्योंकि यदि कम किए तो आप जब घटा सकते हो तो बढ़ा भी सकते हो, है ना। तो इसलिए इनको देखना चाहिए। इसका बड़ा खूबसूरती से वर्णन किया हुआ है पराशर जी ने। वो कहते हैं कि केंद्र के जो स्थान है ये विष्णु स्थान है और त्रिकोण जो है ये लक्ष्मी स्थान है। अब देखिए सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, परंतु उसका अर्थ तो यही है कि केंद्र जो है ना, तो आप ये समझिए कि केंद्र ये शक्तिशाली स्थान रहते हैं। इनमें शक्ति है, इनमें ज्ञान है। और त्रिकोण स्थान जो है ये लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि ये समझ, अनुभव से सीखना तथा अपने धर्म का पालन करना, यानी अच्छे तरीके से इस जग में रहना, इनको दर्शाता है। जब ये शक्ति का इस ज्ञान से संबंध हो जाएगा तो क्या होगा? लक्ष्मी जाएगी नहीं कहीं, क्योंकि आप उल्टे सुल्टे काम ही नहीं करोगे तो आपके पैसे कहाँ जाएंगे? आप उड़ाओगे तो नहीं ना। जो वाजिब खर्चा वो तो करेगा हर आदमी, ये मत सोचिए कि कोई नहीं करेगा। ये तो बोलने की बात है, उसे कोई खर्चे नहीं है तो खर्चे खाने के लिए भी लगता है आदमी को, तो वो बात अलग है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अब ये लक्ष्मी और भगवान यदि साथ में आ गए, विष्णु, तो क्या होता है? लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, इसीलिए उसे राजयोग कहते हैं। हम बोलते हैं कि हर राजा में विष्णु का अंश रहता है तो सत्ता है, और लक्ष्मी धन दर्शाती है। तो इसलिए ये दो केंद्रों के स्वामी यदि एक साथ आ गए या एक दूसरे पे वो 6 प्रकार के संबंध होते हैं, तो इनके जब भी संबंध हो जाते हैं तो ये राजयोग देते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें धन और अधिकार प्राप्त होता है उस राशि चक्र के शक्ति अनुसार और उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म के ही फल मिलेंगे। भाग्य से जो मिलेगा उसे कर्म से हम बढ़ा सकते हैं। कर्ण ने कहा था कि दैवायत्तम कुले जन्म मदायुत्तम तु पौरुषम, कि भाई जन्म होना तो कौन से कुल में मैं पैदा होऊंगा, वो सूत्र पुत्र करके उसको जब बोला था तो उसने कहा था
इसे याद रखिए। पदायुत्तम तो पूरे मेरे में पौरुष है। फिर दूसरा ये याद रखिए कि कई बार ये राजयोग जो है ना, ये कोई दूसरी जगह होते रहते हैं। फिर मैं कर्ण और पांडवों पे ही आऊंगा, है ना। तो देखिए, कर्ण को तो कुंती, माता कुंती ने बहा दिया था पानी में, आपको सब मालूम है। पर वो देखो, योग तो अच्छा था, तो वो मिले भी राजा के सारथी को, और राजा के सारथी को मिलने के बाद में उन्होंने खुद के प्रयत्न से धनुर्विद्या प्राप्त करके अपना शौर्य का डंका बजाया और बाद में अंग देश के राजा हुए। पर वो कहाँ हुए? वो कुंती जी के मायके से वहाँ जन्म हुआ उनका, परंतु वहाँ उनका राजयोग नहीं था। उनका राजयोग ये कुरुक्षेत्र में था। फिर उनको अंग देश का राजा बनाया गया, आपको पता है वो कहानी, दुर्योधन के द्वारा। क्योंकि मित्र कर्तव्य को उन्होंने किया, मित्र धर्म का तो पालन किया। वो सही हुआ, वो मित्र अच्छा था नहीं, ये बात अलग है ना। मैं इसलिए कि एक बड़ा उदाहरण देने से सूक्ष्म चीज समझना जरा आसान हो जाता है। हालांकि आप सब विद्वान हो, आपको पता होगा, पर मैं मेरे दिल की बात बताते रहता हूँ। कभी कभी नए ज्योतिषी आते हैं, उन्हें भी इस तरह से विचार करें। पांडवों का जन्म कुरुक्षेत्र में ही हुआ, नहीं? और पांडवों का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, वहां वहीं वो राजकुमार बन गए, ठीक है नहीं? वो जब जब बाहर जाते थे तो बहुत दुख भोगते थे, है ना। वनवास होता था, कभी कुछ हो जाता था उनको। तो इसलिए वो योग कहाँ है, इसका भी कुछ महत्व है। और चूंकि उनको बाहर बार बार भेजा जाता था, उन्होंने युद्ध करके अपना स्थान फिर से निश्चित किया, इसलिए उनका राजयोग पूर्ण सफल हो गया। इसे आप समझिए, इंद्रप्रस्थ भी हस्तिनापुर से कोई बहुत दूर नहीं है ना। उन्होंने कोई दूसरे राज्य में जाके अपना राज नहीं कमाया। हालांकि इनकी जो शक्ति है ये कुरुक्षेत्र से आई, पर इनका जन्म ही कुरुक्षेत्र में नहीं होता कर्ण महाराज का। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केवल राजयोग है इसका मतलब वो राजयोग बगैर किसी कुछ कर्म किए सफल होगा, ये कभी न समझिए। हाँ, वो कुछ प्रमाण में तो होगा। हो सकता है कि जन्मतः ही किसी अच्छे घराने में या संपत्ति धनवान के यहाँ वो पैदा हो जाए, वो बात अलग है। परंतु कभी कभी वो योग कहाँ घटित होते हैं, इसे भी हमें देखना है। इसीलिए भावों का अभ्यास बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि ये भाव आपको बताते हैं। चतुर्थ भाव पे यदि कुछ क्रूर ग्रह दिखते होंगे तो हो सकता है कि माँ से ये जुदा हो सकता है, या मातृभूमि से जुदा हो सकता है, या अपने घर से जुदा हो सकता है। इस प्रकार से आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि ये राशि चक्र का विश्लेषण बहुत ज़्यादा तकलीफदायक ना होगा आपको। तो मैं जिस सीढ़ी से जाता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, और उसका आप पालन करके देखिए कि क्या होता है। इस प्रकार से हम राशि चक्र का विश्लेषण करें, इस मार्ग से चलते हुए कि पहले लग्न निश्चित करें। लग्न निश्चित करने के बाद भी उस जातक के हिसाब से उसके भाई बहन जो जीवित वस्तु है, जो वस्तु है, वो मेरा अंदाज नहीं है कि मैं आनंदित हूँ कि नहीं, ये तो मेरे दिमाग में है, यानी जातक के दिमाग में है। हमको वो नहीं होना। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बोलते। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों होना? माता है, कैसी है, नहीं है, उसको क्या लगता है वो पूछो, वो सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा नवम भाव पे यदि शनि महाराज की दृष्टि होगी, सप्तम से तो नहीं पर बाकी जगह से होगी, और खासकर यदि सूर्य पे भी होगी, तो फिर पिता और पुत्र के विचार भिन्न होंगे। कई बार इनका बिल्कुल संबंध अच्छे नहीं होंगे, इनका पटेगा नहीं, या ये एक दूसरे से दूर रहेंगे। ये घटित होने वाली बात है। ये कुछ सोच विचार नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती। ये तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। ये तो मेरा विचार है, मेरे विचार से मुझे कुछ नहीं करना। या जैसा मेरा शरीर जैसा है, शरीर ये शरीर है, इसीलिए जब तक सामने होगा तो लग्न तय करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार ये बाकी भी चीज़ें हमें इसलिए देखना है कि कहीं गलती से हम उसके केंद्र के लग्न को, क्योंकि वहाँ पर भी वही आएगा। जैसा मैंने बोला, एक जगह बैठा है क्या, तो यदि स्थिर लग्न होगा तो कौन सा भी स्थिर लग्न होगा तो वो तो उसकी पद्धत रहेगी। चर लग्न होगा तो वो हिलते डुलते रहेगा। मेरे समान विसोवा रहेगा तो कभी चुपचाप बैठेगा, कभी हिलेगा डुलेगा, है ना। तो इसे समझ लीजिए। त्रिकोण से भी कुछ उस पर प्रभाव पड़ते हैं। शनि वगैरह के समान ग्रह यदि त्रिकोण में होगा तो शायद कुछ समय के लिए वो बड़ा गंभीर भी बैठ सकता है, भले ही चर लग्न हो, है ना।
और चर लग्न में बुध भी होगा तो भी गंभीर हो सकता है। तो इसे आप समझ लीजिए। भाई इसलिए इसे विस्तार से कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है और हम ऐसा लगता है कि भाई हमें पढ़ाया तो बहुत गया ज्योतिष में, वो कुंडली में तो कुछ दिखता नहीं। तो मेरा कहना वो जो सामने आदमी है ना उससे उसको पहले मिला लो। वहां तक के आप पहुंच गए तो आपको आपके शास्त्र पर भी विश्वास हो जाएगा, और जब हम विश्वास से कोई काम करते हैं वो सफल होता है। तो मित्रों मैं 25 मिनट बोल गया, वो बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने ऐसा हर वक्त तय किया कि 20 मिनट के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आपके संयम की मैं ज़्यादा परीक्षा न लूँ, पर अब हो जाता है ऐसा। आप मुझे क्षमा भी करते हैं, आप उदार हृदय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये स्नेह मेरे पे ऐसे आपका कायम रहे। नमस्कार, शुभ रजनी।